नमस्कार, स्वागत है आपका स्कूल स्टडी पॉइंट पे। मैं रण विजय आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका का उच्च स्तंभ की हम बात करेंगे। तो लोकतंत्र में तीन स्तंभ हैं, तीन स्तंभ लोकतंत्र के बताए गए हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो हम यदि आम नागरिक से यदि हम बात करें तो सबसे अधिक विश्वास किस पे है, तो विधायिका पे है या कार्यपालिका पे, तो वो बताएगा कि सबसे अधिक आम नागरिक का जो विश्वास है वो न्यायपालिका के ऊपर है। और न्यायपालिका का जो सबसे बड़ा न्यायालय है जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका। आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे और इस विषय पे चर्चा करने से पहले हम थोड़ा इसका इतिहास जान लेते हैं कि भारत में सबसे पहले कोर्ट की स्थापना कब हुई, किसके द्वारा की गई। तो हमें आज़ादी मिली 1947 में। आज़ादी से पहले जो है हमारे देश में जो शासन था वो अंग्रेज़ों का शासन था, ब्रिटेन का शासन था। हमारा देश ब्रिटेन ने अपना उपनिवेश बना रखा था। और अंग्रेज़ों से पहले जो है मुग़लों का शासन भारत में था। तो उस समय जो न्याय की शासन प्रणाली थी, न्याय करने की, वो काजी करते थे या नवाब करते थे, बादशाह करते थे, राजा करते थे, वो न्याय उपलब्ध कराते थे जनता को और उसमें तुरंत जो है सज़ा का प्रावधान होता था। इसके बाद 1757 में प्लासी के युद्ध से भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डली। तो इसके बाद जो है अंग्रेज़ों के द्वारा कोर्ट की स्थापना हुई। तो हम बात करें सबसे पहले 1773 की। 1773 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद 1774 में भारत के कलकत्ता में कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता कोर्ट की स्थापना की गई क्योंकि सबसे पहले कलकत्ता को ही इंडिया की राजधानी अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था। और बंगाल उस समय धनी प्रांत था भारत का। और जो वर्तमान में जो राजधानी नई दिल्ली है वो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई है। 1911 में कलकत्ता से राजधानी जो है दिल्ली लाई गई और इसके लिए एक आयोजन दिल्ली में किया गया। जॉर्ज पंचम यहाँ आए थे क्वीन मैरी के साथ और दिल्ली को नई दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा की थी। तो इसके बाद भारत पर शासन करने के लिए क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटेन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधा अपने हाथों में शासन ले लिया। और इसके बाद जो है भारत शासन अधिनियम बना 1935। 1 अक्टूबर 1937 को पहला देश में फेडरल कोर्ट बना। फेडरल कोर्ट अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया फेडरल कोर्ट, जो भारत का सबसे बड़ा न्यायालय था। इसको हम सुप्रीम कोर्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि फेडरल कोर्ट के खिलाफ हम जो लंदन की प्रिवी काउंसिल थी वहाँ अपील कर सकते थे, वहाँ सुनवाई फेडरल कोर्ट के खिलाफ हो सकती थी। तो अब हम आज जो है अब बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के गठन की हम बात करेंगे
किन किन बिंदुओं पे हम बात करेंगे यहाँ हम नोट कर लेते हैं। इसके हम गठन, सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में बात करेंगे और गठन के बाद हम इसकी जो है न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ, न्यायाधीशों की नियुक्ति की हम बात करेंगे। इसके बाद हम इसकी योग्यता की बात करेंगे। न्यायाधीशों की योग्यता, सुप्रीम कोर्ट का जज बनना बड़ी बात होती है, योग्यता की हम बात करेंगे। इसके कार्यकाल की हम बात करेंगे, कार्यकाल की हम बात करेंगे। इसके बाद कार्यकाल के बाद शपथ की हम बात करेंगे, शपथ की बात करेंगे। त्यागपत्र की हम बात करेंगे और जो यदि सक्षम नहीं होता है कोई सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अपने कार्य में, तो हम उसको हटाने की प्रक्रिया, हटाने की विधि क्या होगी, विधि प्रक्रिया, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके बाद हम जो है सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र की हम बात करेंगे, अधिकार क्षेत्र की हम बात करेंगे। बहुत से बिंदुओं पर हम इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम गठन की बात करें तो हमारा जो संविधान है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब से सुप्रीम कोर्ट ने काम करना आरंभ किया है। इससे पहले जो था वो सुप्रीम कोर्ट होता था, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट होता था। तो हमारे जो संविधान में इसकी जो संरचना की गई है, संविधान के भाग, भारतीय संविधान के भाग 5 में इसका सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है, उच्चतम न्यायालय का वर्णन किया गया है। और हम अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद की हम बात करें तो अनुच्छेद 124 124 से 147 147 तक हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट के संरचना और इसके अधिकार क्षेत्र की बात की गई है। तो ये जो हमने गठन की बात कही, आरंभ में जो हमारा मूल संविधान है तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजों की संख्या थी वो निर्धारित की गई थी। एक मुख्य न्यायाधीश जिसको हम CJI कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश का गठन से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। हमारी जो न्यायपालिका है, जो कोर्ट सिस्टम है, वो एक क्रमिक श्रृंखला में है। जैसे क्रमिक श्रृंखला की हम बात करें तो सबसे जो नीचे लोअर कोर्ट होता है जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। इसके बाद हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ हम यदि अपील कर सकते हैं, कोई भी नागरिक, तो हाई कोर्ट में कर सकता है। तो ठीक है। इसके बाद में जो सर्वोच्च अदालत है वह है सुप्रीम कोर्ट, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है। तो इस प्रकार से एक न्यायिक श्रृंखला है। इसके खिलाफ हम अपील हाई कोर्ट में कर सकते हैं और हाई कोर्ट के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो अंतिम होता है, इसके बाद हम कहीं भी नहीं जा सकते। तो इसके बाद जो गठन वर्तमान में मतलब जो न्यायाधीशों की संख्या है वो हम बताएंगे। उससे पहले 2008-9 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई। न्यायाधीशों की संख्या कौन बढ़ा सकता है? संसद, भारत की संसद विधेयक पारित करके दोनों सदनों में, और जो है न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। तो 2008-9 में 25 से न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश समेत 31 की गई थी।
ये कब की गई थी? 1 मुख्य न्यायाधीश 30 अन्य न्यायाधीश, ये संख्या 2008-9 में बढ़ाई थी संसद के द्वारा। वर्तमान में जो संख्या है वह 34 है। वर्तमान में जो संख्या है वो 34 है। 2019 में एक अधिनियम लाया गया था जिसका नाम था उच्चतम न्यायालय संख्या, न्यायाधीश संख्या संशोधन, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन अधिनियम 2019 ये लाया गया था, जिसके तहत 31 से जो है न्यायाधीशों की संख्या 34 कर दी गई। अब जो है वर्तमान में एक मुख्य CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। यह संख्या समय समय पर जनसंख्या के हिसाब से और कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों के हिसाब से बढ़ाई जा सकती है संसद के द्वारा, ठीक है। और वर्तमान में जो CJI है कौन है? वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का जो CJI है वह है SA बोबडे। ये 47 नंबर के, इससे पहले 46 जो CJI बन चुके हैं देश में। तो CJI SA बोबडे, पूरा नाम इनका शरद अरविंद बोबडे इनका पूरा नाम है। इनकी जो नवंबर 2019 में 18 नवंबर 2019 में इनकी नियुक्ति हुई थी। 18 महीने तक ये अपने पद पे रहेंगे। और जो 46वें इनसे पहले जो थे वे कौन थे? रंजन गोगोई जो चीफ जस्टिस थे। इससे पहले दीपक मिश्रा और दीपक मिश्रा से पहले JS खेहर थे, इस प्रकार से। और जो हम प्रथम की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जो प्रथम न्यायाधीश थे वे कौन थे? प्रथम न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के कई बार क्वेश्चन आता है, पूछ लिया जाता है। फर्स्ट CJI ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन थे? तो वे थे हरिलाल जे कानिया थे, लेकिन कई पुस्तकों में हीरालाल भी लिखा हुआ है, लेकिन इनका जो सही नाम है वो हरिलाल जे कानिया है, जो प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के हमारे। और ये जो फेडरल कोर्ट थी जिन्होंने जनवरी 1950 तक काम किया, उसमें ये जो आखिरी CJI जो है आखिरी हरिलाल जे कानिया आखिरी उस फेडरल कोर्ट के जो चीफ थे। उस समय हेड ऑफ द कोर्ट कहा जाता था। उस टाइम जो है CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं कहा जाता था, हेड ऑफ द कोर्ट कहा जाता था। ये लास्ट जो जो हेड ऑफ द कोर्ट थे हरिलाल, और सुप्रीम कोर्ट के 26 जनवरी 1950 से काम करना आरंभ किया है। तो ये जो है प्रथम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। तो चलिए इसके बाद हम बात करें जो वर्तमान में जो बिल्डिंग है, जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है नई दिल्ली में, जो उसका 29 अक्टूबर 1954 में जिसकी आधारशिला किसने रखी थी? भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हीं के द्वारा रखी गई थी। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। इसके गठन की हमने बात की, अब हम नियुक्ति की हम बात करें। न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? पहले
आरंभिक जो वर्ष थे, आरंभिक वर्षों में राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति कर दी जाती थी। जो जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे उनकी सलाह ले ली जाती थी, उसके आधार पे मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी जाती थी। लेकिन 1973 और 1977 में 1973 और 1977 में पहले क्या था, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते थे? जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता था उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाता था। तो इस प्रकार से, लेकिन 1973 और 1977 में वरिष्ठतम की अनदेखी की गई। तो इसके बाद जो है एक कॉलेजियम बना। इसके बाद क्या बना? कॉलेजियम बना। इस कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीश और एक CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इस प्रकार से ये 5 इस मंडली में, इस कॉलेजियम में 5 जो है सदस्य थे। एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश जो बताएंगे कि किसको चीफ जस्टिस बनाया जाए और किसको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जाए। इस बात का फैसला नाम जो है राष्ट्रपति को देते थे और राष्ट्रपति करता था, नियुक्ति कर देता था सुप्रीम कोर्ट में इन जजों की, ठीक है। लेकिन इस जो कॉलेजियम था इसने 1993 से ये जो काम कर रहा था, कब से काम कर रहा था? ये 1993 से यह काम कर रहा था, ठीक है। अब जो है इसके बाद इस कॉलेजियम व्यवस्था को हटाने के लिए 2014 में जो है एनडीए की सरकार एक अधिनियम लेके आई 2014 में अगस्त में। वो क्या अधिनियम था? ये था एनजैक का मतलब क्या होता है? नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। ये बनाया सरकार के द्वारा और बना करके एक विधेयक जो है लोकसभा में अगस्त में लोकसभा में पेश किया और लोकसभा से पारित करवा लिया और दिसंबर तक राज्यसभा में इस एनजैक जो बनाया गया नेशनल जुडिशरी एडवाइजरी कमीशन राज्यसभा से भी पास करवा लिया और 1 जनवरी 2015 को राष्ट्रपति ने इसके अधिनियम के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए और ये कानून बन गया। लेकिन कानून बन गया अप्रैल में, जब ये लागू होता, इससे पहले इसके ऊपर केस हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे, अन्य न्यायाधीश थे, उन्होंने देखा कि यह क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पास एक पुनराविलोकन का अधिकार होता है। पुनराविलोकन के तहत राष्ट्रपति जो संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी अधिनियम की समीक्षा कर सकते हैं और यदि ये लगता है कि संविधान के अनुरूप नहीं है तो उसको निरस्त कर सकते हैं। तो अप्रैल में एक केस चला तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ बनाई। क्या बनाई? संविधान पीठ। और इसमें इसके जो उस समय मुख्य न्यायाधीश थे JS खेहर थे और इस संविधान पीठ में जो अन्य न्यायाधीश थे वो J चेलामेश्वर और रंजन गोगोई साहब भी थे और जो न्यायाधीश जो दीपक मिश्रा जी भी थे। इन्होंने 5 सदस्यीय जो संविधान पीठ थी, इन्होंने जो संसद के द्वारा बनाए गए इस कानून को, ये कौन सा संशोधन था? 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। यह 99वां संविधान संशोधन अधिनियम था जो कि 2015 में बना था एनजैक के नाम से। और इसमें ये एनजैक में कौन कौन शामिल थे? इस एनजैक में जो कॉलेजियम था, इस कॉलेजियम के साथ में इन 2 सदस्य मंत्रिपरिषद के द्वारा 2 सदस्य मंत्रिपरिषद के द्वारा
इस एनजेक में शामिल किए जाते, यदि ये लागू हो जाता, 2 सदस्यों को नामित कौन करता? मंत्रिपरिषद करता, और इस एनजेक में एक कानून मंत्री होता। तो मंत्रिपरिषद किसके अधीन होती है? पीएम के अधीन होती है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 सदस्य जो भेजे जाएंगे मंत्रिपरिषद के माध्यम से, वो पीएम भेजेगा, और जो कानून मंत्री होता है देश का, वह भी मंत्रिपरिषद पीएम के अधीन होता है, मंत्रिपरिषद में होता है। तो इसका मतलब सीधा जो है विधायिका का हस्तक्षेप था, यानी कि पीएम का सीधा जो है न्यायपालिका के अंदर, यानी कि न्यायपालिका को जो है कहीं ना कहीं इसकी जो स्वतंत्रता थी उसके ऊपर मतलब स्वतंत्र न रह करके अपने अधीन न्यायपालिका को करना था। लेकिन न्यायपालिका एक स्वतंत्र संस्था है देश में, तो इसलिए इस संविधान पीठ ने सिरे से इस एनजेक को, कानून जो बनाया था संसद को, खारिज कर दिया, निरस्त कर दिया। ये एक पहला अवसर था जब संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया हो। जो कॉलेजियम जो 1993 से चली आ रही जो व्यवस्था थी, उसको हटा करके एनजेक लाया गया था, जो कि अदालत के, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया गया। ठीक है, अब वर्तमान में क्या प्रक्रिया है जिसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई और अन्य न्यायाधीशों का गठन किया जाता है। तो वर्तमान में एमओपी क्या है? ये एमओपी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, जिसके तहत ये किसकी सहायता के लिए बनाया गया? ये कॉलेजियम की सहायता के लिए बनाया गया एमओपी, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। इसके तहत क्या होता है ये हम बताते हैं। ये जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी, अदालत ने भी इसको स्वीकार कर लिया है, और जो विधायिका है वो भी खुश है, और सुप्रीम कोर्ट भी इस एमओपी के आने से खुश है। इसके तहत क्या होता है, जब कोई भी जैसे सीजेआई है वो रिटायरमेंट होते हैं, तो रिटायरमेंट की आयु 65 साल होती है, और 65 साल में जब नज़दीक होते हैं कि पहले पता होता है विधि मंत्रालय को, विधि मंत्रालय, तो विधि मंत्रालय को पता होता है कि सीजेआई रिटायरमेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो विधि मंत्रालय पूछेगा सीजेआई से, क्या पूछेगा कि जो अगला जो सीजेआई है, आप किसकी सिफारिश करेंगे, आप किसको बनाना चाहेंगे? तो ये जो इसमें अब कौन पूछता है? विधि मंत्रालय पूछता है। किससे पूछता है? सीजेआई से। अब सीजेआई नाम बताएगा किसको? विधि मंत्रालय को, कि अगला सीजेआई इसे बनाया जाए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इस व्यक्ति को बनाया जाए। विधि मंत्रालय क्या करता है? इसका नाम पीएम के पास भेजता है। किसके पास भेजता है? पीएम के पास भेजता है, और पीएम राष्ट्रपति के पास भेजता है। पीएम राष्ट्रपति के पास भेजता है, और राष्ट्रपति सीजेआई नियुक्त कर देते हैं इस एमओपी के तहत, इस मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के तहत। और यदि इसमें अन्य न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है, मान लीजिए रिटायरमेंट 65 साल की आयु में हो जाते हैं, तो अन्य न्यायाधीशों की ज़रूरत होती है, तो जो सीजेआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, तो विधि मंत्रालय को कहेगा कि इतने न्यायाधीशों की आवश्यकता है, 2 या 3, एक जो भी रिटायरमेंट होते रहते हैं, तो विधि मंत्रालय को कहेगा, और विधि मंत्रालय को जो है सीजेआई नाम देगा, कॉलेजियम के माध्यम से नाम देगा कि इनकी नियुक्ति की जाए, इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए। विधि मंत्रालय इनकी जांच करेगा, क्या ये अपनी योग्यताएं पूरी करते हैं, जांच करेगा, और जांच करने के बाद फिर ये नाम भेजेगा पीएम को, और फिर पीएम भेजेगा राष्ट्रपति को।
तो ये वर्तमान में जो प्रक्रिया जो MOP है, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, तो ये वर्तमान में 2018 से काम कर रहा है। 2018 से वर्तमान में काम कर रहा है। तो ये अभी तक आपने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, तो उनकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है, कौन करता है। तो अब तक हमने बात की इसके सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात की, न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की, योग्यता की हम बात कर लेते हैं। तो योग्यता की हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। योग्यता तो सबसे पहली योग्यता है कि वह 5 वर्षों तक हाई कोर्ट का जज, हाई कोर्ट में जज रहा हो। तो 5 वर्षों तक हाई कोर्ट का जज रहा हो। वो एक कोर्ट में भी जज रह सकता है या एक से अधिक हाई कोर्ट में काम कर चुका हो। हाई कोर्ट में 5 वर्षों तक जज के पद पर काम कर चुका हो। तो एक तो योग्यता ये है। और दूसरी योग्यता है कि 10 वर्षों तक किसी भी हाई कोर्ट में, एक हाई कोर्ट में या एक से अधिक हाई कोर्ट में यह वकील रह चुका हो, वकालत कर चुका हो। 2 योग्यताएं हैं मेन, या तो 5 वर्ष तक किसी एक हाई कोर्ट या एक से अधिक हाई कोर्ट में जज रहा हो, या फिर 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकील रह चुका हो। और तीसरी योग्यता है कि वह राष्ट्रपति की नज़र में विधिवेता हो, विधि विशेषज्ञ हो, कानून का जानकार हो, विधिवेता हो। तो 3 योग्यताएं हैं। जो ये 3 योग्यताएं पूरी करता है वह एलिजिबल होता है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए। तो अब तक जो बने हैं उनके बारे में मैं बता दूं, 95%, 95% जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश बने हैं वो इस प्रक्रिया के तहत बने हैं। 5 वर्ष के हाई कोर्ट के अनुभव के आधार पे 95%, 95% जो है सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। 10 वर्षों तक वकालत किए हुए अब तक सुप्रीम कोर्ट में केवल 8 व्यक्ति बने हैं। कितने बने हैं? केवल 8 व्यक्ति बने हैं। और राष्ट्रपति की नज़र में विधिवेता हो, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी नहीं गया है इस प्रकार से, लेकिन कानून में प्रावधान है। तो इन 8 में एक महिला है जो 10 वर्ष तक इंदिरा बनर्जी एक महिला है जो 10 वर्ष के वकील के अनुभव के आधार पे सुप्रीम कोर्ट में जज बनी है। वर्तमान में 3 महिलाएं हैं सुप्रीम कोर्ट में, और वैसे अभी तक जो है 8 महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में जज रही हैं। तो इंदिरा बनर्जी, ठीक है, और आर भानुमति, ये SC महिला है, पहली SC जो शेड्यूल कास्ट से संबंध रखती है, जो अनुसूचित जाति से संबंधित है, भानुमति, जो पहली दलित महिला जो है सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है, आर भानुमति। इंदिरा बनर्जी एक 10 वर्षों के वकील के अनुभव के आधार पे बनी है। और हम यदि हम बात करें कि देश सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला कौन थी जो जज बनी थी, तो वह थी प्रथम मीरा साहिब फातिमा बीवी, जो कि 1989 में पहली बार जो है देश की कोई महिला
न्यायाधीश बनी थी सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो अब जो है इंदु मल्होत्रा, तीसरी जो है अब जो वर्तमान में है 3, इंदु मल्होत्रा, इंदु मल्होत्रा, ये 3 जो है महिलाएं हैं जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर हैं। और कुल अब तक जो है 8 महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुकी हैं और हाई कोर्ट के वकालत के आधार पर जो है अब तक 8 व्यक्ति गए हैं और 95% जो है 5 वर्ष के जो हाई कोर्ट का जज का अनुभव है उसके आधार पे आते हैं। तो ये योग्यता थी, हमने योग्यता की बात की। हम कार्य की बात करें तो जो कार्यकाल है जो जज का वो 65 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। वैसे कोई आयु नहीं है, मतलब 65 वर्ष अधिकतम जो न्यायाधीश के पद पर रह सकते हैं। तो 50 वर्ष की आयु में यदि कोई सुप्रीम कोर्ट का जज लगता है तो 15 साल तक रह सकता है, और यदि वो 62 वर्ष की आयु में लगता है तो 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है। तो ये जो वरिष्ठतम जो CJI बनते हैं तो उनकी आयु ज़्यादा ही होती है, कोई किसी की 2 साल, किसी की 18 महीने, इस प्रकार से होती है। तो 65 वर्ष तक। और जो हाई कोर्ट की जज की आयु है वो 62 वर्ष है। कितनी है? 62 वर्ष है। तो ठीक है, तो ये आयु की बात की हमने 65 वर्ष तक। 65 वर्ष के बाद रिटायरमेंट हो जाते हैं। अब आगे हम बात करें शपथ की, तो शपथ कौन दिलाएगा? शपथ कौन दिलाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को, मुख्य न्यायाधीश है या अन्य न्यायाधीश है, तो शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा। शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा। ठीक है, और ये त्यागपत्र किसको देंगे? त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देंगे। त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देंगे। तो अब त्यागपत्र की बात करें, त्यागपत्र देते राष्ट्रपति को देंगे। और जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन शपथ राष्ट्रपति उनको नहीं दिलाएगा। यदि त्यागपत्र देना होगा तो भी त्यागपत्र भी हाई कोर्ट के जज राष्ट्रपति को देंगे। किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल दिलाता है। राज्यपाल दिलाता है। तो ये हमने शपथ की बात की, त्यागपत्र की बात की। अब हम बात करें इनके वेतन की बात करें। वेतन कितना होता है? तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है CJI, तो उसका जो वेतन होता है 2,80,000 वेतन होता है। और इसके अलावा जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन जो होता है वो 2,50,000 होता है। ठीक है, यदि हम हाई कोर्ट के जो जजेस की बात करें तो जो चीफ जस्टिस होता है, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको हम चीफ जस्टिस कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उसको CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, देखिए यहाँ जो चीफ जस्टिस होता है उसका वेतन 2,50,000 होता है और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं 2,25,000 होता है। इनका वेतन भारत की जो संचित निधि है, संचित निधि जो अनुच्छेद 266 के तहत है, संचित निधि, यहाँ से इनका वेतन दिया जाता है। जितने भी जो बड़े पद हैं, कर्मचारी हैं, उनका सबका वेतन संचित निधि से दिया जाता है। और संचित निधि में पैसा कहाँ से आता है? ये जनता का पैसा होता है, ये जो सारा टैक्स का पैसा होता है संचित निधि में, और यहाँ से दिया जाता है। और हाई कोर्ट के जज को कौन देता है? जो राज्य की संचित निधि होती है वहाँ से इसका वेतन दिया जाता है। लेकिन पेंशन जो होती है, पेंशन जो हाई कोर्ट के जज की पेंशन होती है वो जो देश की जो संचित निधि है उससे दी जाती है। राज्य पेंशन नहीं देता है, राज्य वेतन देता है हाई कोर्ट के जजों को।
वेतन देता है, क्योंकि राज्य नहीं देता है पेंशन किसी को, क्योंकि कोई जो हाई कोर्ट का जज 6 महीने के लिए बनता है, कोई 2 साल के लिए बनता है, इसलिए राज्य कहता है कि हम क्यों देंगे, इतने समय के बाद हमारे इतने समय के लिए काम किया है तो हम इनको पेंशन नहीं देंगे। तो पेंशन का प्रावधान जो है, जो देश की जो संचित निधि है उससे दिया जाता है। तो और इसका जो वेतन है, इनका समय समय पर बढ़ाने का काम किसके हाथ में होता है? संसद के हाथ में होता है। संसद बढ़ाएगी इनका वेतन, ठीक है। इनके वेतन के लिए जो है डिबेट हो सकती है संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में बहस हो सकती है, लेकिन मतदान नहीं हो सकता। मतदान नहीं हो सकता इनके वेतन को लेकर। संसद में, लोकसभा, राज्यसभा में मतदान नहीं होगा, डिबेट हो सकती है, बहस हो सकती है। तो ये वेतन संबंधी बात थी। इसके बाद जो है अभी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कुल 34 बताई गई थी, और हाई कोर्ट के वर्तमान में 1079 जो न्यायाधीश हैं। तो हटाने की प्रक्रिया, हटाने की विधि, तो हटाया किस समय जाता है? हटाया जाता है जब मतलब साबित कदाचार, ये शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, साबित कदाचार। इसका मतलब होता है यदि भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, भ्रष्टाचार में यदि कोई न्यायाधीश लिप्त होता है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, या फिर अक्षम, काम करने में सक्षम नहीं है काम करने में, शिकायतें आती है कि ये काम नहीं करता है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या हाई कोर्ट का न्यायाधीश, या फिर साबित कदाचार या भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, तो किस प्रकार से हटाया जाता है? जो महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ इनको हटाने के लिए महाभियोग का प्रयोग, शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन प्रक्रिया महाभियोग जैसी होती है। कैसे? इनको हटाने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सदस्य, लोकसभा में कम से कम 100 सदस्य प्रस्ताव देंगे। किसको देंगे? 100 सदस्य प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष को, स्पीकर को, अध्यक्ष को प्रस्ताव देंगे हटाने के लिए, और लोकसभा स्पीकर जो है इसके ऊपर विचार करेगा। लोकसभा अध्यक्ष को यदि सही लगता है तो वो एक समिति गठित करेगा, और समिति इस बात की जांच करेगी, और जांच करके फिर वो प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाएगा, 2/3 बहुमत से पास किया जाएगा। इसके बाद राज्यसभा में 2/3 से पास किया जाएगा। और यदि राज्यसभा में ये कंडीशन कितनी है? 50 सदस्य राज्यसभा में 50 सदस्य सभापति महोदय को प्रस्ताव देगा किसी भी जज के खिलाफ, यदि वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, साबित कदाचार या फिर सक्षम नहीं है काम करने में, तो सभापति महोदय को लगता है कि ये सही है, तो वह भी समिति का गठन करेगा, और समिति इसकी जांच करेगी। उसके बाद फिर लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 से पास करके, और फिर जो है किसके पास भेज दिया जाता है? राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उसको हटा देते हैं। साइन करने के बाद वो हट जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो अभी तक इस प्रकार की प्रक्रिया जो है पास हुई नहीं है। वी रामास्वामी एक ऐसे जज थे जिनके खिलाफ 1991 में इस प्रकार का प्रस्ताव लाया गया था, जो कि पारित नहीं हुआ, ठीक है। और एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो दीपक मिश्रा इनके खिलाफ भी जो है राज्यसभा में 50 से अधिक सदस्यों ने प्रस्ताव दिया था सभापति को। सभापति कौन थे? वेंकैया नायडू थे। वेंकैया नायडू को जो 67 सदस्यों ने प्रस्ताव दिया था दीपक मिश्रा के खिलाफ,
लेकिन सभापति महोदय ने देखते ही सिरे से उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया कि इसमें ऐसा कोई मामला सीजीआई के खिलाफ नहीं बनता है जिसके लिए मैं समिति गठित करूं। ठीक है, तो ये नहीं हो पाया, ये होना भी नहीं चाहिए। समिति गठित, समिति में यदि समिति गठित होती है तो समिति में कौन सदस्य होते हैं? एक तो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, दूसरा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, और एक विधिवेता, कोई भी विधिवेता। इन तीन आदमियों की, तीन व्यक्तियों की जो समिति गठित की जाती है। कौन करता है गठित? जांच के लिए लोकसभा का, यदि लोकसभा में लाया जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, और राज्यसभा में लाया जाता है तो सभापति, राज्यसभा के सभापति करेंगे। इस समिति में 3 आदमी होंगे। तो इस प्रकार से ये हटाने की प्रक्रिया है। तो लेकिन अभी तक इस प्रक्रिया के द्वारा कोई हटाया नहीं गया है, लेकिन प्रक्रिया चली। उससे पहले उन्होंने रिजाइन अपने आप को कर दिया था, 1-2 केस ऐसा आया था। ठीक है, तो ये हमने हटाने की बात की। अब हम बात करते हैं, हटाने की विधि होगी। अब सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र की शॉर्ट में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र की हम बात करें तो इसके अधिकार क्षेत्र में एक तो हाई कोर्ट के मामले के खिलाफ, हाई कोर्ट का के कोई भी मामले के खिलाफ, जो फैसले के खिलाफ, जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। दूसरा, एक तो हो गया अपीलीय अधिकार, अपीलीय हम अधिकार क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अपीलीय अधिकार तो हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ कोई भी अपील कर सकता है। दूसरा, जब राज्यों और केंद्र के बीच, राज्यों और केंद्र के बीच विवाद होता है तो ये इसका फैसला, सुनवाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। यदि एक से अधिक राज्य, तो ये जो ये अधिकार हैं ये 131 अनुच्छेद के तहत ये आते हैं। 131 अनुच्छेद के तहत जो अधिकार क्षेत्र में जो भी जो बातें आती हैं जिनके ऊपर सुनवाई करता है सुप्रीम कोर्ट, कई राज्यों और केंद्र के साथ भी विवाद हो सकता है, और एक तरफ कई राज्य और एक तरफ केंद्र और राज्य शामिल हो सकते हैं, इस प्रकार से। और दूसरा, रिट, 5 प्रकार की जो है रिट होती हैं अनुच्छेद 32 के तहत भी उनकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में की जा सकती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो अपीलीय अधिकार क्षेत्र हैं इसके। और एक मैं बताऊं, अनुच्छेद एक होती है नियुक्ति तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश जिनकी नियुक्ति अनुच्छेद 127 के तहत की जाती है। इसको एडॉक भी बोलते हैं। इसके तहत हाई कोर्ट के जज को कोरम गणपूर्ति के लिए, कोरम पूरा करने के लिए, यदि तदर्थ न्यायाधीश जो एडॉक पर लगाए जाते हैं वो हाई कोर्ट के जज लगाए जाते हैं, गणपूर्ति के लिए लगाए जाते हैं। ये जो स्थायी नियुक्ति यदि नहीं हो पाती है सुप्रीम कोर्ट के जजों की, तो हाई कोर्ट से जज लिए जा सकते हैं, न्याय तदर्थ एडॉक पर लिए जा सकते हैं। अनुच्छेद 127 में ऐसा प्रावधान दिया गया है। अब इसके बाद में सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो कि अनुच्छेद 128 के तहत जब कार्यभार ज़्यादा होता है सुप्रीम कोर्ट में, तो कुछ समय के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश काम को निपटाने के लिए अनुच्छेद
सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी सुप्रीम कोर्ट में लिए जा सकते हैं। अनुच्छेद 128 में इसका प्रावधान किया गया है संविधान में। जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कार्यभार ज़्यादा होता है तो उस काम को निपटाने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवा ली जा सकती है। और एक होता है अभिलेख न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में ही होता है अभिलेख न्यायालय। यह अनुच्छेद 129 के तहत है, 129 के तहत है। और इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय दिए जाते हैं, जो फैसले दिए जाते हैं, उनको वहाँ पर अभिलेख के तौर पर रखा जाता है। उनको अभिलेख के तौर पर भविष्य में यदि कोई फैसला दिया जाता है तो उनके अकॉर्डिंग दिया जाता है, उन फैसलों के अनुसार दिया जाता है। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए अभिलेख बन जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले अभिलेख बन जाते हैं, जो कि आगे जो निर्णय दिए जाते हैं उनमें ये जो है निर्णय काम आते हैं। तो इस प्रकार से हमने अधिकार क्षेत्र, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्रों की बात की। तो ये सब जो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय है, इसके बारे में आपको बताया। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और जो यदि आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक व शेयर ज़रूर करें। और एक बात मैं और कह देता हूँ, अभी 1-2 मिनट पहले लाइट की जाने की वजह से असुविधा थोड़ी सी हो गई। हो सकता है आखिर में 1-2 मिनट आपको साफ दिखाई ना दें, लेकिन आप सुन तो सकते ही हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो इसको लाइक व शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।